नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कि अपनी हथेली को हम किस प्रकार से रीड कर सकते हैं या अपनी हथेली की रेखाओं को देखकर हम अपने भविष्य के विषय में किस प्रकार से जान सकते हैं, किन किन बातों पर हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग हथेली की अध्ययन करते समय केवल रेखाओं को देखते हैं। जिस प्रकार से देखें, इस हथेली में तो बहुत ही सुंदर और अच्छी भाग्य रेखा दिखती है आपको। ऐसी रेखाओं को देखकर लोग ये कह देंगे कि ऐसा व्यक्ति अरबपति होगा, काफ़ी भाग्यवान होगा, कम परिश्रम में अधिक उन्नति को प्राप्त करने वाला होगा। परंतु कभी कभी स्थितियां बदल जाती है। किस प्रकार से बदलती है, आइए हम एक एक करके जानते हैं। किसी भी रेखाओं को जानने से पहले कुछ चीज़ों को जानना चाहिए। हथेली को देखने से पूर्व आपको सर्वप्रथम उस व्यक्ति की हाथ की बनावट को अवश्य देखनी चाहिए कि उसकी हथेली की बनावट कैसी है। हथेली की बनावट यदि अत्यंत पतली है, रूखी है, तो उसकी हथेली की लंबी लंबी भाग्य रेखा भी इतना वर्क नहीं कर पाती है जितना उसे वर्क करना चाहिए। अर्थात पतली और रूखी हथेली में लंबी भाग्य रेखा भी कम फल को देती है या बहुत परिश्रम के बाद ही फल को देती है, शुभ फल देती है। ठीक उसी प्रकार से हथेली यदि काफ़ी मोटी और भद्दी है, कभी कभी हम देखते हैं लोगों की हथेली काफ़ी मोटी होती है, भद्दी होती है, ऐसी हथेली की भी रेखाएं कम शुभ परिणाम देती है, 100% परिणाम नहीं देती है, चाहे उनकी रेखाएं कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें, हथेली सामान्य से अच्छे अवस्था में हो, अर्थात हथेली सामान्य से अच्छे मतलब गद्देदार अवस्था में हो। हथेली की चौड़ाई अच्छी हो। हथेली की चौड़ाई करने का अर्थ होता है यदि हथेली का आकार ये आपको स्क्वायर शेप में दिखता हो तो ये स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हथेली सामान्य आकार में हो, हथेली स्क्वायर शेप में हो, हथेली के माउंट्स उभरे हुए हो, हथेली गद्देदार हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक उन्नति प्रगति करते हैं। इनकी हथेली की छोटी भाग्य रेखा भी बड़ा वर्क करती है। इसके साथ ही माउंट्स के उभार को भी देखनी चाहिए। साथ में हथेली की रंगत भी महत्वपूर्ण होती है। क्या हथेली सफ़ेद पड़ी हुई है, किसी किसी की हथेली येलो होती है, कभी काली भी हथेली होती है। क्या हथेली में स्पॉट दाग धब्बे इस प्रकार से अलग अलग कलर की हथेली दिख रही है, कहीं उजले कहीं पीले, इन सब चीज़ों को हमें देखनी चाहिए। हथेली की रंगत यदि पिंक से मिलती जुलती हो, गुलाबी रंगत वाली हथेली सबसे अधिक शुभ मानी गई है हस्तरेखा शास्त्र के अंदर। इतना देखने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारी हथेली क्या कहती है। उसके बाद हमें उनकी अंगुलियों की बनावट अवश्य देखनी चाहिए। अंगुलियों की बनावट यदि टेढ़ी मेढ़ी है, अंगुलियों की गांठें काफ़ी उभरी उभरी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब आते हैं हम हथेली के ऊपर। हथेली में जब आते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले माउंट्स, हथेली की पर्वत की स्थिति क्या है। हथेली में 9 पर्वतें होते हैं। ये है गुरु पर्वत। मैं एक एक करके बताते जाता हूँ। चलिए मैं शुक्र से शुरू करता हूँ। शुक्र पर्वत, शुक्र सुख का कारक है। शुक्र को हम भोग विलास से जोड़कर देखते हैं। शुक्र को हम स्त्री सुख, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला से संबंधित सुख, भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास, अच्छे रहन सहन, खान पान, ये सारी शुक्र दिखलाता है। जीवन में कितना सुख मिलेगा ये आपका शुक्र तय करेगा। तो ये शुक्र पर्वत की स्थिति, शुक्र पर्वत पर शुभ एवं अशुभ चिन्ह की स्थिति, ये यदि आपने देख लिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर अवस्था में है, शुक्र पर काफ़ी नेगेटिव साइन है, काफ़ी जाल बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के हथेली में यदि अच्छी भाग्य रेखा भी है तो इनको जीवन में सुख कम मिलता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने धन संपत्ति का सही से उपयोग या उपभोग नहीं कर पाते। सब कुछ रहते हुए भी इनके जीवन में सुख नहीं होता। तो इसलिए हमें शुक्र पर्वत अवश्य देखनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, ये शुक्र के बाद हमारा मंगल, मंगल भूमि का कारक है। ये मंगल पर्वत है। मंगल हमारा 2 स्थान पर होता है। नेक्स्ट आते हैं जो महत्वपूर्ण पर्वत है, वो है हमारा गुरु पर्वत। गुरु पर्वत यदि किसी जातक का उभरा हुआ है, शुभ अवस्था में है,
तो ऐसे जातक बड़े कार्य जीवन में अवश्य करेगा। इसलिए यदि आप पर्वत को सबसे पहले देख लेते हैं तो व्यक्ति की मनोवृत्ति को आप पहचान पाएंगे। व्यक्ति क्या करने में ऊर्जावान है, व्यक्ति की इच्छा किस तरफ है, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा गुरु पर्वत अर्थात व्यक्ति को ज्ञान अवश्य होगा, व्यक्ति ज्ञानी होगा, व्यक्ति शिक्षित होगा, व्यक्ति एजुकेटेड होगा। यदि शिक्षित ना भी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत होगा, जानकारी बहुत होगी। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, ऊंचा पद मिलता है। गुरु पर्वत पर शुभ अवस्था हो तो राजनीतिक सफलता भी मिलती है। गुरु को मूल रूप से हम गुरु का अर्थ होता है समाज को राह दिखलाना। तो ऐसे व्यक्ति समाज को राह दिखलाने वाले, समाज के अग्रज के रूप में, समाज में एक अच्छे शिक्षक के रूप में, साथ में ये अच्छे धर्म कर्म के ज्ञाता भी हो सकते हैं। अब हमें उसके बाद में आते हैं, गुरु पर्वत के बाद में शनि पर्वत। शनि हमारे कर्म के क्षेत्र को दिखलाता है। शनि पर्वत शुभ अवस्था में है तो आपका भाग्य, आपका कर्म आपको सपोर्ट करेगा। सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा यदि शुभ अवस्था में है तो इतना आप समझ लें कि ऐसे व्यक्ति को हथेली में यदि भाग्य रेखा कमज़ोर भी पड़ेगी परंतु सूर्य रेखा उसकी हथेली में उपस्थित है तो ऐसे जातक की जो भाग्य का कार्य है वो सूर्य कर देगा। तो सूर्य क्या करता है, व्यक्ति के अंदर के प्रतिभा को सूर्य की तरह चारों तरफ फैला देता है। सूर्य का कार्य है व्यक्ति को राज्य द्वारा लाभ, सरकार द्वारा लाभ। सूर्य को हम शासन प्रशासन से जोड़कर देखता है बुध पर्वत। बुध पर्वत जातक के अंदर में व्यापारिक गुण, व्यापारिक गतिविधि, साथ में मैनेजमेंट की क्षमता, इन सारी चीज़ों को दिखलाता है। व्यक्ति की बात करने की शैली, वाक कला, लोगों के साथ किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, ये बुध दिखलाता है। बुध पर्वत अच्छा होना अर्थात ऐसे व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत। चंद्र मन का कारक होता है। व्यक्ति मन का कैसा है ये उसका चंद्र पर्वत बताता है। उसके बाद आता है ये केतु का क्षेत्र। केतु का क्षेत्र को हम आत्मचिंतन, मोक्ष से जोड़कर, अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। ये केतु का क्षेत्र है। और उसके बाद हथेली के मध्य में होता है राहु का क्षेत्र। राहु अचानक से सफलता को भी दिखलाता है, राहु समस्याओं को भी दिखलाता है। ये है राहु का क्षेत्र। इन सभी पर्वतों के अध्ययन करने के बाद हम हथेली की रेखाओं पर आते हैं। अब रेखाओं में सर्वप्रथम किन रेखाओं को देखनी चाहिए, तो आपकी जीवन यदि है, आपका लाइफ है तो सब कुछ है। तो सर्वप्रथम हम उस किसी व्यक्ति के लाइफ लाइन को देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, लाइफ में कोई बड़ी बड़ी समस्या या ट्रबल तो नहीं होगी, ये हम लाइफ लाइन से प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद व्यक्ति के हम मस्तिष्क के शक्ति को देखते हैं कि मानसिक रूप से व्यक्ति कितना मजबूत है, व्यक्ति कितना सफल होगा, ये उसकी मानसिक सोच पर निर्भर करती है। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, सही समय पर सटीक निर्णय लेंगे, आप जीवन में उतने ही आगे और अच्छी प्रकार से बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात आवे, व्यक्ति हृदय का कैसा है, मन का कैसा है, उसकी हृदय रेखा बताती है। उसकी हृदय रेखा शनि तक है या फिर गुरु तक है। गुरु तक होना अर्थात व्यक्ति उच्च क्वालिटी की उत्तम सोच वाला व्यक्ति होता है। शनि तक होना व्यक्ति में स्वार्थ और मौका परस्ती को दिखलाता है। नीचे झुकना, ऊपर झुकना, अलग अलग तरीके प्रिडिक्शन होते हैं, उसके अनुसार से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। इसके बाद आती है जो रेखा होती है हमारी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा कहाँ से निकली है, किस प्रकार से निकली है, इस हथेली को देखकर तो लगता है कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होगा, बहुत ही भाग्यशाली होगा। काफ़ी लंबी भाग्य रेखा इनके हथेली में है। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो देखें इनकी ये है मणिबंध की रेखा। और शास्त्र कहता है कि मणिबंध के ऊपर से यदि भाग्य रेखा निकलती है तो ये सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक का भाग्य बचपन से इनके साथ होता है। या तो ये अमीर और धनवान घर में जन्म लेते हैं या फिर इनके जन्म लेते ही इनके परिवार के लोग, इनका घर काफ़ी पैसे वाला, धनी मनी हो जाती है, संपत्तियां अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है। परंतु हमें किसी भी रेखा को देखने से पहले उसके निकलने के स्थान और उसके अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान को अवश्य देखनी चाहिए। अब आइए मैं थोड़ी सी इस हथेली को जूम कर देता हूँ, उसके बाद देखें। ये देखें, जूम ले लिए मैंने, इसे थोड़ा सा जूम किया। इनकी भाग्य रेखा देखें निकली कहाँ से है, तो ये देखिए घूम के निकली, यहाँ बिल्कुल मणिबंध में जाके मिल गई है।
मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा जो शनि पर जाती है, भाग्य तो अच्छा है, ये तो तय है, परंतु ऐसे जातक पर बचपन से ही वर्क का बोझ बढ़ जाता है। परिवार का बोझ इनके कंधों में कम उम्र पर ही आ जाती है, उत्तरदायित्व आ जाता है, अर्थात ऐसे जातक का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। धन संपत्ति बनेगी, परंतु कम उम्र से ही इनको अपने कुटुंब का, अपने फैमिली का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है, अर्थात कम उम्र से ही दबाव आ जाता है कि पैसे बनाना है, काम को संभालना है, इन चीज़ों को दिखलाता है। यदि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध के अंदर से जाके निकलती है तो ये स्थिति बताती है कि ऐसे जातक के जो है भाग्य जो होता है, भाग्य तो जो है सो है ही, परंतु ऐसे जातक को बचपन में शोक होने की संभावना रहती है। ये स्थिति शुभ तो है परंतु अशुभ में परिणत हो जाती है। ये शोक को दिखलाता है कि बड़ा शोक हो सकता है कि घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए इनके बचपन में, इनके परिवार में, या फिर बड़ी संपत्ति का लॉस हो जाए, या परिवार के किसी प्रमुख सदस्य का लॉस हो जाए। इस प्रकार की ये शोक वाली घटना दे सकती है। हालांकि 100% केवल भाग्य रेखा को देखकर हम ये तय नहीं करते, इसके बाद हम इनकी लाइफ लाइन पर होने वाली समस्याओं से भी ये कैलकुलेशन करती हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। साथ में प्रारंभ के बिंदु के साथ अंत की बिंदु भी हमें देखनी चाहिए। शनि पर समाप्त हो रही है, ये स्थिति शुभ होती है, परंतु शनि पर से निकलकर ये शनि की उंगली पर चली जाती है, ये स्थिति अशुभ हो जाती है। ये भाग्य के मामले में ये स्थिति अशुभ हो जाती है यदि आपकी भाग्य रेखा शनि के ऊपर चढ़ के उंगली के पर्व पर चली जाए। इस प्रकार से हम किसी भी रेखा का प्रेडिक्शन करते हैं कि रेखा निकल कहाँ रही है, रेखा जा कहाँ रही है। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर यदि ये चंद्र में चले जाए तो ऐसा व्यक्ति, चंद्र अर्थात मन में प्रवेश कर जाए, व्यक्ति बहुत अधिक काल्पनिक हो जाता है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ही, स्मरण नहीं, कल्पना करने की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ी हुई होती है, अपनी दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। परंतु यही रेखा बिल्कुल सीधी हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही अधिक वास्तविक हो जाता है, रियलिस्टिक हो जाता है, और इनके अंदर में स्वार्थ की भावना भी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति केवल अपना अधिक लाभ सोचते हैं। लेकिन चंद्र की ओर यदि एक शाखा भी चली जाए तो व्यक्ति अपने साथ साथ लोगों का भी भला सोचते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आज के अंक में ऐसे हमने सीखा कि हथेली को किस प्रकार से रीड करना चाहिए, और रीड करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।